फ्रेंड्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की। और ये लगभग हमारी 14 नंबर की वीडियो होगी, जिसमें ऑलमोस्ट हमने अभी 40% या 45% तो ऑलमोस्ट हमने सिलेबस कवर कर लिया है। राइट, लगभग 45%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन्स। और आज इस हाइड्रोकार्बन टॉपिक के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, एल्केन्स, कन्फर्मेशन और एल्कीन्स। आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज हम 3 बेसिक चीज़ें करेंगे। एल्केन्स क्या होते हैं, देन उसके बाद कन्फर्मेशन, एल्कीन्स, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और बेंजीन। ये सारे टॉपिक हम इस हाइड्रोकार्बन के अंडर देखेंगे। लेकिन आज हम बेसिकली 3 देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, एल्केन, कन्फर्मेशन और एल्कीन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। क्या होता है हाइड्रोकार्बन का मतलब? हाइड्रोकार्बन मीन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। सबसे बड़ी बात, हाइड्रोकार्बन वर्ड का मीन ही यही है कि आपके पास एक केमिकल स्केलेटन है। राइट, एक केमिकल स्केलेटन है। उस स्केलेटन के अंदर आपको सिर्फ 2 ही एटम मिलेंगे, कहीं पर कार्बन लगा हो या कहीं पर हाइड्रोजन एटम लगा हो। राइट, इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड आपको बने, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। Single bond containing hydrocarbon is saturated hydrocarbon, and multiple bond hydrocarbons are called unsaturated hydrocarbon. राइट, क्या बोल रहे हैं वो कि हाइड्रोकार्बन मीन का मतलब हमने समझ में आ गया कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आपको क्या मिले, कार्बन और हाइड्रोजन। ये तो मिलना ही मिलना है, उसके अलावा तो कुछ भी हो। लेकिन हाइड्रोकार्बन वाले मेन की बात में क्या बोल रहा है, इन कंपाउंड के अंदर आपको क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन एटम तो मिलेंगे ही, साथ में उसने 2 चीज़ और डिफ्रेंशिएट किए हैं। एक वर्ड होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होगा? ऐसे हाइड्रोकार्बन जहाँ पर आपको उस स्केलेटन के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही मिले, तो वो क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जहाँ पर आपको मल्टीपल बॉन्ड मिले, एक से ज़्यादा, डबल बॉन्ड मिल जाए या ट्रिपल बॉन्ड मिले, तो उसे क्या बोलेंगे हम? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर ऑफ डिफरेंट टाइप एंड क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी। अब हाइड्रोकार्बन्स को आप क्लासीफाई कर सकते हो। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि एल्केन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन और एल्काइंस, ये इनमें डबल बॉन्ड मिलता है, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो साइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। राइट, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम एल्केन के बारे में। दीज आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये कैसे बन रहे हैं? जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में अटैच हो तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, जिसे आप सिंपली किस नाम से बोल रहे हो? एल्केन। एन का मतलब ही सिंगल बॉन्ड होता है। ये याद रखना कि जिसके पीछे एन लगाओ, ANE, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। राइट, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और आइन का वर्ड मतलब होता है, मीन होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो दीज आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। केमिकली दीज आर ऑलमोस्ट इनर्ट। केमिकली कैसे होता है ये? इनर्ट। इनर्ट का मीनिंग जो किसी से रिएक्ट नहीं करते जल्दी। दैट इज़ वाई ऑल्सो कॉल्ड एज ए पैराफिन्स। इसलिए हम एल्केन्स को पैराफिन भी कहते हैं। लैटिन में इसका क्या मीनिंग होता है? पैरम एफिनिस, मीन लिटिल एफिनिटी, जिसकी एफिनिटी बहुत कम है। तो जनरल फार्मूला फॉर दिस सीरीज इज CnH2n+2। एन कुछ भी रख लो आप यहाँ पे, तो जो भी एन रखोगे हाइड्रोजन का उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा उस एन के साथ। माना अगर आपने यहाँ 4 रखा, फॉर एग्जांपल यहाँ 4 रखा, तो यहाँ 4 × 2 कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8, और 8 में +2 हो जाएंगे, 2 10। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। हैंस द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस एल्केन इज CH4, मीन्स मीथेन। मीथेन इसका फर्स्ट फैमिली मेम्बर है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। एल्केन्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर चेन स्ट्रक्चर एंड एडिंग सफिक्स एन इन द एंड। तो एल्केन नाम कैसे पड़ा, किस बात पे पड़ा? चेन स्ट्रक्चर पर। ऑन द बेसिस देयर चेन स्ट्रक्चर, चेन का स्ट्रक्चर क्या है उस बात पर, प्लस साथ में उसके सफिक्स में हमने एन वर्ड ऐड करना है। IUPAC नेम ऑफ द सम सिंपल एल्केन्स आर गिवन बिलो। CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन, C3H8 प्रोपेन, और C10H22 डीकेन। तो इसलिए आप देख रहे हो जहाँ एन वर्ड आ रहा है, इट मीन्स इन सभी केमिकल फार्मूला के अंदर आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेगा। राइट, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात आती है आइसोमेरिज्म। एल्केन एग्जिबिट ओनली चेन आइसोमेरिज्म। तो आपको एल्केन के अंदर सिर्फ क्या देखने को मिलेगी? चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। पॉसिबल चेन आइसोमेरिज्म ऑफ C5H12 आर हैज़ फॉलोज। तो आप इस तरीके से
चेन आइसोमरिज्म को देख सकते हो, ये पेंटेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 मिथाइल ब्यूटेन या 1 2 3 4 5। तो ये क्या है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये इसमें क्या देखने को मिलता है, चेन आइसोमरिज्म। इन सबका केमिकल फार्मूला तो सेम ही हुआ ना, तो ये चेन आइसोमरिज्म को शो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर। ऑल द कार्बन बॉन्ड इन एल्केन्स आर sp3 hybridized, right, where the sigma bond is quite strong. They have three-dimensional structure where all the four bonds are tetrahedrally arranged, making a normal angle of, ये एंगल याद रखना 109 डिग्री 28 सेकेंड, इतने का इसमें एंगल बनता है। एग्जाम्पल है मीथेन, द कार्बन एट द सेंटर is bonded by 4 hydrogen atom where all the bonds lie in different plane giving it 3-dimensional structure। तो कार्बन सेंटर में होता है और इसके 4 जो बॉन्ड है वो बने होते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ, राइट। तो ये कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और जो एंगल बन रहा है, बॉन्ड एंगल जो बन रहा है वो है 109 डिग्री 28 सेकेंड के बीच में, राइट, सॉरी 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट नॉट सेकेंड। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, मीथेन का, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम एल्केन्स को बना सकते हैं, उनके मेथड प्रिपरेशन को देख लें हम। कई बार पूछा जा सकता है आपसे, ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा, बस मेथड पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है आपसे। दीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग वेज, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन और एल्काइंस, राइट, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, एग्जाम्पल प्लेटिनम, लेड, निकल, गिव एल्कीन्स। अगर आप एल्कीन या एल्काइन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, अगर इन जो जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका रिडक्शन करो आप इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो क्या देते हैं आपको, एल्कीन्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज ए सैप्टियर सेंड्रेन्स रिडक्शन, राइट। जैसे आपके पास इथेन है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर आप ई कैटलिस्ट डालो तो आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिल जाएगा, ईथेन मिल जाएगा, ईथीन से ईथेन मिल जाएगा, प्रोपाइन से आपको प्रोपेन मिल जाएगा। Alkyl halide except fluorides on reduction give alkanes in the presence of zinc और HCl। जिंक और HCl की प्रेजेंस में अगर आप alkyl halides, जितने भी हैलाइड है आपको, सिर्फ फ्लोराइड को छोड़ के, जैसे Cl है ना, फ्लोराइड छोड़ के बाकी कोई भी हो लगाओ यहाँ पे, Cl की जगह कोई भी हो, सिर्फ उसमें फ्लोरीन को छोड़ देना, तो CH3 Cl हो सकता है, CH3 आयोडीन हो सकता है। तो जैसे आप करोगे तो मीथेन और HCl मिल जाएगा। Alkyl halides when treated with sodium metal in the presence of dry ether give higher alkanes. This reaction is known as a Wurtz reaction। क्या बोलते हैं इसको, Wurtz reaction। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप C2H5Br है ना, ये भी alkyl halides है, इनकी रिएक्शन आप सोडियम के साथ करवा रहे हो तो ड्राई ईथर में, तो आपको क्या मिल जाती है, एल्केन्स मिल जाते हैं आपको। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद हॉट सोडा लाइम टू गिव एल्केन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए डीकार्बोक्सिलेशन। तो आप जब डीकार्बोक्सिलेशन करवाओ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो भी आपको एल्केन रिसीव होंगे, राइट। तो ये चीज़ें आप अपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव एल्केन। तो ये भी आपको एल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज ए कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आपने सोडियम और पोटाशियम साल्ट लिया हुआ है, ये सोडियम साल्ट है आपके पास, या पोटाशियम साल्ट ले सकते हो, और जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे वाटर की प्रेजेंस में तो आपको एनोड पर ये मिलेगा और कैथोड पर ये मिल जाएंगे। तो आपसे तो पूछ सकते हैं कि एनोड पर क्या मिलेगा, तो जो आपके पास जो आपके जो एल्केन्स है वो कहाँ रिसीव होंगे, आपको एनोड के ऊपर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट विद वाटर और ROH तो गिव एल्केन्स। जब कभी भी वाटर की रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाओगे तो भी आपको क्या मिलेंगे, एल्केन रिसीव होंगे। तो एक्शन ऑफ वाटर ऑन एल्युमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड गिव मीथेन। तो जब कभी भी वाटर की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, वाटर की रिएक्शन आप एल्युमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड के साथ करवाओगे तब भी आपको क्या रिसीव होगी, मीथेन रिसीव हो जाएगी, राइट। तो इस चीज़ को आप याद रखें। तो आपने इस तरीके से फॉर्मेशन के मेथड देखे। सबसे पहले हमने सेप्टियर सेंटेशन मेथड देखा, फिर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाओ तब भी मिलेगा, है ना। फिर
रिडक्शन करवा रहे थे, फिर हमने सोडियम मेटल के साथ ट्रीटमेंट की तो भी हमें मिल रहा है, फिर सोडियम साल्ट के साथ, सोडियम और पोटाशियम साल्ट के साथ, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, फिर गिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से बन सकते हैं। और जब आप लास्ट हमने देखा कि जब वाटर की रिएक्शन आप एल्यूमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड के साथ करते हो तो भी हमें एल्किन रिसीव होते हैं। तो दीज रिएक्शन प्रोड्यूस मीथेन, हैंस कॉल्ड मीथेनोइड्स। तो ऐसी रिएक्शन से हमें मीथेन मिल रहा है तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, मीथेनोइड्स। क्या बोलते हैं, मीथेनोइड। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। क्या प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोकार्बन की, सॉरी एल्केन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो किस बात पर डिपेंड करते हैं इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है उनके बीच में। नंबर 1 इज़ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स इंक्रीज स्टेटली विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा एल्केन्स का। इफ मोलिकुलर मास इज सेम हैज़ अ कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अगर मोलिकुलर मास सेम रहे बट सरफेस एरिया बढ़ जाए तो भी बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करेगा। मोर ब्रांच चेन हैज़ लेस कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया सो लेस हैज़ ए बॉइलिंग। और जिस केमिकल फॉर्मूले में जितनी ज़्यादा ब्रांच चेन्स होंगी उनका सरफेस एरिया उतना कम हो जाएगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास बट सिमेट्रिकली मॉलिक्यूल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन एसिमेट्रिकल वंस। जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा हैज़ कंपैरिजन टू asymmetrical one. Therefore, alkanes with even number of carbon atoms have higher melting point than the successive alkane with odd number of carbon atoms. इसीलिए जो even number वाले जैसे C2 या C4, C6 वाले जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा हैज़ कंपेयर जो ऑड नंबर वाले कार्बन एटम्स हैं, राइट। सॉल्युबिलिटी की बात करें, इफ अ कंपाउंड इज गवर्नड बाय अ प्रिंसिपल दैट dissolve like as alkanes are non-polar therefore soluble in non-polar solvents such as petroleum, benzene etc. तो solubility की अगर हम बात करते हैं तो जैसा फॉर्मूला हमारे पास प्रिंसिपल है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो एल्किन कैसे होते हैं, नॉन पोलर है क्योंकि कोई चार्जेस नहीं है किसी के ऊपर भी, तो ये उनके लिए सॉल्वेंट भी नॉन पोलर चाहिए जैसे पेट्रोलियम और बेंजीन। द डेंसिटी ऑफ एल्किन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन दी मॉलिकुलर मास टिल दी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अबाउट 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज रीच्ड। तो ये बात होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब बात कर लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। एल्केन बीइंग सैचुरेटेड कंपाउंड अंडरगो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सम ऑफ दीज आर डिस्कस बिलो। तो केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एल्कीन बीइंग ये कैसे है, सैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है इनके, हर पूरे के फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। तो अंडरगो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो इनको जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आगे देख लेते हैं। पहला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इज़ अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, रिएक्टिविटी टुवर्ड दी हेलोजिनेशन। तो ये टर्शरी हाइड्रोजन है, देन सेकेंडरी हाइड्रोजन और प्राइमरी हाइड्रोजन। तो CH4+ जब क्लोरीन जब रिएक्ट कर रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट तो हमें क्या मिला, CH3Cl क्लोरोमीथेन, है ना। फिर हमने डाली इसके ऊपर तब हमें आगे क्या मिला, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, फिर मिली तो ट्राइक्लोरोमीथेन और लास्ट में टेट्राक्लोरोमीथेन CClO4। तो ये हमें इस तरीके से मिलती है CClO4 टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये क्या होगा, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स हुआ, इज़ अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है तो धीरे धीरे करके हर एक रिएक्शन में आप देख रहे हो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लॉस हुआ, नेक्स्ट वाली स्टेप में हुआ, फिर थर्ड स्टेप में हुआ, फिर फोर्थ। तो इस तरीके से सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हो गए ना, हाइड्रोजन की जगह 4 हाइड्रोजन थे तो वहाँ पे 4 क्लोरीन लग गई कार्बन के साथ। तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हो, हेलोजिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोमिनेशन एंड क्लोरीनेशन प्रोसेस्ड अप्रॉक्सीमेट बाय सेम वे। आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल बट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज टू विग्योरस। तो इस तरीके की बात याद रखना आप। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म। द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन कैन बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। तो पहला स्टेप क्या कौन सा होगा, इनिशिएशन स्टेप। क्या होता है इसमें, द होमोलाइसिस ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। सबसे पहले बात क्या करेंगे हम, इनिशिएशन स्टेप में इसका होमोलाइसिस होगा। तो ये क्या बन गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन गए, है ना, क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने के लिए।
दूसरा है प्रोपेगेशन स्टेप, क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद मीथेन मॉलिक्यूल एंड जनरेट मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्ट करेंगे। इसके अब आपको पता है कि जो ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव है ना, लविंग है, ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्होंने क्या किया, इसके यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया है। तो ये क्या बन गया, CH3 और एक फ्री रेडिकल इसके ऊपर, ये HCl। फिर ये जो फ्री रेडिकल वाला CH3 ये Cl के साथ रिएक्ट करके, Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CH3Cl। फिर ये एक फ्री रेडिकल तैयार हो गया, ये नेक्स्ट के साथ करेगा और इस तरीके से चेन रिएक्शन बनती रहेगी, राइट। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल वाला ये वाला है CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl2 क्लोरीन के साथ कर रहा है, तो यहाँ पर एक जनरेट हो गया, तो ये इसका अटैच हो गया CH3Cl। ये CH3Cl यही वाला है और इसके साथ फिर यही क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से एक H इसने निकाल दिया, तो खुद ये फ्री रेडिकल हो गया, CH2Cl फ्री रेडिकल और HCl, ये Cl इसके एक H के साथ कंबाइन कर गया। अब क्या होगा, ये जो CH2 फ्री रेडिकल Cl है, ये फिर एक नई Cl2 के साथ यहाँ से ब्रेक होगी और एक फिर से आगे कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो जाएगा और ये वापस CH2Cl2 बन गया हमारे पास। इस तरीके से रिएक्शन आगे चलती रहेगी। अब है टर्मिनेशन स्टेप, कैसे बनता है, इसमें क्या है, हमारे पास जो CL वो कंबाइन कर रही है Cl2 में, फिर जो फ्री वाले हैं CH3 फ्री रेडिकल वाले ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे और CH3 ये इस तरीके से कंबाइन कर जाएगा, है ना, ये बैलेंस करने के लिए टर्मिनेशन स्टेप है। ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फ्री रेडिकल चेन इज टर्मिनेटेड, तो जब जैसे फ्री रेडिकल खत्म हो जाएंगे तो सारी की सारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अब बात करते हैं कंबंशन की। कंप्लीट कंबक्शन ऑफ द एल्केन्स गिव CO2, अगर आप कंप्लीट तरीके से एल्केन का कंबक्शन करोगे तो आपको रिजल्ट में एंड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CO2 और वाटर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से कि एल्केन का अगर आप कंबक्शन करो तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, CO2 और वाटर। तो ये आपके पास गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये गैस की प्रेजेंस में अगर आप मीथेन को जलाते हो तो आपको रिजल्ट में CO2 और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो ये तो अगर हम अपनी नॉर्मल उसमें भी देखें कि अगर ग्लूकोज का, जब हम ग्लूकोज का रिडक्शन करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, CO2 और वाटर ही मिलते हैं। ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबक्शन एल्केन गिव कार्बन ब्लैक विच इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट्स एंड फिल्टर्स इन द टायरी इंडस्ट्री। तो अगर आप इसका इनकम्प्लीट कंबक्शन करोगे तो आपको कार्बन मिलेगा, राइट। ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन एल्केन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, तो CH4 का अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करवाते हो एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की तरह, तो पे मीथेनॉल मिल सकता है ना, मीथेनॉल, यहाँ भी मेंथेनॉल मिल रहा है आपको, ये मैथेनॉल है, ये मीथेनॉल है, यहाँ पर इथेनोइक एसिड आपको रिसीव हो रहा है। ऑर्डिनरली एल्केन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट आइसो एल्केन्स टर्शरी हाइड्रोजन वाले ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 पोटाशियम मोनोऑक्साइड गिव्स टर्शरी एल्कोहल, तो गिविंग यू आपको क्या मिलते हैं, एल्कोहल्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं आइसोमराइजेशन की। एन एल्केन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस एंड HCl आइसोमराइजेज टू गिव ब्रांच चेन एल्केन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द आइसोमराइजेशन। तो ये एन आपके पास क्या हेक्सेन है और अगर आप उसको AlCl3 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे तो आपको क्या मिल जाता है, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन। अब बात करते हैं हम एरोमेटाइजेशन की। Aromatization take place when the alkane get converted into benzene in the presence of Cr2O3 or V2O5. It is applicable to alkane from hexane to decane. तो अगर आपके पास N हेक्सेन है 6 कंपाउंड वाला कार्बन चेन है ना, आपके पास ऐसा एल्केन है जिसमें 6 कार्बन की चेन है और उसको आप Cr2O3 और या V2O5 के साथ इतने 773 केल्विन के ऊपर और कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर है आपके पास 10 to 20, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन के अंदर। तो ये हो जाती है एल्केन की एरोमेटाइजेशन, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद स्टीम। एल्केन रिएक्ट विद स्टीम हैज़ फॉलोज, तो एल्केन कोई जैसे मीथेन है हमारे पास की, अगर आप वाटर गैस के साथ अगर कर रहे हो निकल की प्रेजेंस में एज ए कैटलिस्ट और आपके पास टेम्परेचर है 1273 केल्विन, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H हाइड्रोजन गैस। दिस मेथड इज़ यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए हम ये रिएक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। Pyrolysis or cracking is a process in which the higher alkane on heating to higher temperature decompose into lower alkenes। तो यहाँ पर बड़ा कोई एल्केन हो उसको छोटे एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो C6H14 गिविंग यू C6H12
प्लस H2, तो यहाँ पर, और C6H12, C4H8 प्लस C2H6, C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4, तो ये सारे एल्केन में, छोटे लोअर एल्केन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्टेन नंबर? द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल और गैसोलीन इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ ऑक्टेट नंबर, वाइल दैट ऑफ डीजल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ कैटेन। तो ये याद रखना, अगर आपने पेट्रोल और गैसोलीन को मेजर करना है तो किस टर्म में करते हैं हम? ऑक्टेन नंबर में। और अगर आपने डीजल को मेजर करना है तो आप उसको सीटेन नंबर में काउंट करते हैं। ऑक्टेन नंबर गिव द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन बाय वॉल्यूम इन मिक्सचर ऑफ एन हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन, वाइल C10 नंबर गिव द परसेंटेज ऑफ ऑक्टेन बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो हमें ऑक्टेन नंबर से हमें क्या मिलती है? परसेंटेज मिलती है ऑफ आइसो ऑक्टेन की बाय वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम के थ्रू, इन ए मिक्सचर ऑफ एन हेप्टेन। और आइसो ऑक्टेन वाइल C10 नंबर गिव द परसेंटेज ऑक्टेन बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर हमें बाय वॉल्यूम मिलती है, इन ए मिक्सचर ऑफ ऑक्टेन C16H34 एंड अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। किस चीज़ का मिक्सचर होता है ऑक्टेन में? ऑक्टेन C16H34 एंड अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। अब बात करते हैं हम कन्फर्मेशंस की, या जिसे हम रोटामर्स भी कह सकते हैं या कन्फर्मर्स भी कह सकते हैं। क्या होती है कन्फर्मेशन? स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो हम यहाँ पर अरेंजमेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन्स की, राइट। तो ये 3 टाइप की हो सकती है। पहली है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, दूसरी है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, और थर्ड है स्क्यू कन्फर्मेशन। एक्लिप्स कन्फर्मेशन के आर दोज इन विच द हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू 2 कार्बन्स are as close together as possible. This conformation is highly unstable and has maximum energy. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम है 2 कार्बन से अटैच है और वो बहुत नज़दीक है एक दूसरे के साथ, राइट। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, और पर एनर्जी कितनी कैसी होती है? मैक्सिमम। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बिल्कुल क्लोज है आपस में, है ना, तो ये अनस्टेबल होंगे। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आर दोज इन विच दिस हाइड्रोजन आर हैज़ फार अपार्ट हैज़ पॉसिबल, इट इज़ हाईली स्टेबल एंड हैज़ मिनिमम एनर्जी। तो यहाँ देखो बिल्कुल दूर है, जब दूर है तो स्टेबल है, ज़्यादा वही चीज़ स्टेबल होती है जिसके अंदर एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। स्क्यू कन्फर्मेशन हैज़ ए इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन ऑफ द अबव द 2 कन्फर्मेशन। इन दोनों के बीच की जो स्टेज है उसे कहते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो ये एक्लिप्स्ड और ये स्टैगर्ड। तो ये एक्लिप्स की इंटरमीडिएट स्टेज है और ये स्टैगर्ड की इंटरमीडिएट स्टेज है, राइट। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम फॉर्म्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 12.5 किलोजूल पर मोल विच इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो इसलिए आप एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म को आइसोलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं एल्कीन्स की। तो ये एल्कीन की हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख ली कि एल्कीन्स क्या होते हैं, उनकी प्रिपरेशन मेथड क्या है, उनका प्रिपरेशन का, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे उनका हेलोजन होता है, हेलोजिनेशन कैसे होता है उनका 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 कंबक्शन कैसे होता है, उनकी क्या आइसोमराइजेशन है, एरोमेटाइजेशन कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब देखते हैं एल्कीन के बारे में। दीज आर अनसैचुरेटेड, मतलब पहली बात क्लियर कर ली थी कि हाइड्रोकार्बन जिनमें आपको अब क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड के अलावा आपको डबल बॉन्ड भी मिले, ट्रिपल बॉन्ड भी मिले। लेकिन यहाँ बात हो रही है एल्कीन्स की, तो ये यहाँ पर अब क्या होगा, ट्रिपल नहीं मिल सकते, सिर्फ डबल बॉन्ड मिलेंगे, सिंगल या डबल, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे कम से कम आपको 1 डबल बॉन्ड तो मिलेगा, तो वो एल्कीन। दिस जनरल फार्मूला इज CnH2n। नॉमेनक्लेचर फॉलोइंग रूल हैज़ फॉलोज फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन इन IUPAC सिस्टम। कैसे? द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम कंटेनिंग द डबल बॉन्ड इज सिलेक्टेड। सबसे लंबी चेन देखनी है और जिसमें डबल बॉन्ड हो। दूसरा रूल क्या होगा, नंबरिंग ऑफ द चेन इज़ डन फ्रॉम एंड नियरर टू द डबल बॉन्ड। और चेन में हमने उस साइड से काउंटिंग करनी है जिस साइड पर डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा हो। कंपाउंड इज नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स इन टू द रूट वर्ड। तो जो हमारा मेन वर्ड है उसकी लास्ट में हमने सफिक्स में क्या वर्ड ऐड करना है, इन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं IUPAC नेम ऑफ द फ्यू मेंबर ऑफ द एल्कीन्स आर गिवन। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास है, अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड, अब ये 3 कार्बन का स्केलेटन है हमारे पास, है ना, 1 2 3 कार्बन। तो अब यहाँ डबल बॉन्ड इस साइड से नज़दीक है तो यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3, तो इसका नाम है प्रोपीन। यहाँ है ब्यूट 1 इन, नंबर भी देना ना कि कहाँ पर है डबल बॉन्ड। उसके ब्यूट 1 3 डाई इन, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक तो 1 पे और एक 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटा 1,3 डाई इन। ब्यूटा मतलब
आपके पास 4 कार्बन है, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो यहाँ पे आपके पास चेन, साइड चेन भी है, तो मेन चेन में 4 कार्बन है तो उसके लिए ब्यूट आ गया। तो और जो आपका, अब यहाँ से नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, यहाँ इस साइड से 1 2 3 4, तो 3 पर चेन आपकी साइड से 3 मिथाइल, एक ही कार्बन है, 3 मिथाइल, चेन का नाम है ब्यूट, और आपका डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, फर्स्ट कार्बन मतलब 1 इन, राइट, इस तरीके से। अब बात करते हैं एल्कीन्स की आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म एल्कीन शो स्ट्रक्चरल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इसमें आपको स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों देखने को मिलेगी। और जब हमने एल्केन्स की बात की थी तो एल्केन्स के अंदर हमें कौन से आइसोमेरिज्म देखने को मिली थी, चेन आइसोमेरिज्म, ओनली चेन, राइट। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल दोनों देखने को मिले। फॉर एग्जिबिटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। तो अब यहाँ देख सकते हो आप, ये सिस ब्यूट 2 इन और ये ट्रांस ब्यूट 2 इन, यहाँ देख रहे हो CH3 यहाँ लगे, तो ये सिस एक ही साइड है दोनों, यहाँ पर अपोजिट साइड है, यहाँ वाला CH3 अब यहाँ रोटेट कर गया, तो ये ट्रांस पोजिशन है। इन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स कंसिस्ट ऑफ 1 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड एंड 1 वीक। तो डबल बॉन्ड में एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा वीक होता है, राइट। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो आपके पास दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड और दूसरा वीक कौन सा है, पाई बॉन्ड। द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द ईथीन मॉलिक्यूल इज शोन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास कार्बन है सेंटर में, हाइड्रोजन के साथ उसकी sp2 लगी हुई है, और आपस में ये सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड है, राइट। ये सिग्मा बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, और ये जो बीच वाली है ये क्या है आपके पास, sp2 शेयरिंग हो रही है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। और बाहर वाली जो ये जो देख रहे हैं आप डायग्राम, ये किसके लिए, पाई के लिए, पाई की शेयरिंग है, राइट। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे।